नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग सब जानते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरे पर हैं। एयर इंडिया का फ्लाइट अभी-अभी 1 दिन पहले ही क्रैश हुआ। प्रधानमंत्री जी साइट विज़िट कर भी आए और उस व्यक्ति एक जीवित बचे व्यक्ति से भी मिलकर आए। हालाँकि देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है कि अगर 59 सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश हो गया था, तो ये सज्जन जो विश्वास कुमार अपने आप को कह रहे हैं, विश्वास कुमार रमेश कह रहे हैं, ये कब निकल आए? 1 मिनट में कैसे निकल सकता है? जबकि 1 मिनट में 40 सेकंड तो केवल उड़ान के ही हैं और जैसे ही प्लेन गिरा वैसे ही फट गया। प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी को किस्सा बताया। ये तो परमात्मा की कृपा हो सकती है और वो हो सकता है। प्रधानमंत्री जी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर है। हम सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी का अपना स्वभाव है कि वो जब विदेश यात्रा करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जहाँ गए वहाँ से चले आए। वो बीच-बीच में हाल्ट मारते हैं, सोने का समय केवल बीच में यात्रा के लिए रखते हैं और बाकी का समय मिलने-मिलाने के लिए रखते हैं, कुछ देशों में जाते हैं। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि पहले से साइप्रस के प्रधानमंत्री ने उनको इनवाइट किया था और वो एयरपोर्ट पर भी उनके प्रेसिडेंट लेने आए और उसके बाद उनको लेकर गए, भारतीय डायस्पोरा के बीच में उन्होंने बात की। लेकिन कनाडा की जो G7 की यात्रा है, G7 की बैठक होने वाली है कनाडा में और कनाडा की G7 की बैठक में प्रधानमंत्री जी को भी इनवाइट किया गया है। उसमें एक बड़े तबके ने ये कहा कि वो जो नए प्रधानमंत्री वहाँ पर बने हैं, वो नए प्रधानमंत्री एक बायलैटरल टॉक का रास्ता खोल रहे हैं, भारत से बात करना चाहते हैं और ये भी एक तबके ने कहा कि उनकी मजबूरी है, वो G7 की होस्टिंग कर रहे हैं, वो G7 के मालिक नहीं हैं, इसलिए वो केवल एक फ़ॉर्मेलिटी के रूप में प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें चल रही हैं। हम सबको मालूम ही है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ़ भारत के प्रधानमंत्री के से भिड़ने की वजह से बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज़ किए गए। कनाडा में उनकी दशा खराब हुई। कनाडा के अंदर उनको और भारत में जिस प्रकार से उन्होंने किसान मूवमेंट के दौरान अपनी बातें कहीं, किसान मूवमेंट के दौरान पंजाब के लोगों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। किसान मतलब उस समय तथाकथित किसानों की बात मैं कर रहा हूँ, उनके साथ हैं और उनके गुड कॉज़ के लिए, कॉमन कॉज़ के लिए और पता नहीं क्या-क्या बातें करी। वो 3 कृषि कानूनों को लेकर बात थी और 3 कृषि कानूनों में आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं कह पाया कि वो कानून कहीं से गलत हैं और विश्व का जो भी इंटरवेंशन करना चाहता था, वो भी एक भी नहीं बता पाए कि आखिर कानूनों में गड़बड़ क्या थी। आय दुगनी करने का साधन था, लेकिन नहीं होने दिया। खैर, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उस समय बड़ा बयान दिया। हम सब जान ही रहे हैं कि पंजाब अब खालिस्तान की तरफ है। खा पंजाब अब ईसाईस्तान की तरफ है, सॉरी। खालिस्तान का जो मूवमेंट जिस तरह से कहा जा रहा है, वो एक्चुअली खालिस्तान का मूवमेंट नहीं है, वो दरअसल पंजाब को ईसाईस्तान बनाने का है। पंजाब से एक बड़ी संख्या जो कनाडा, अमेरिका जाती है और यूरोप में जाती है, वो वहाँ से ईसाईयत को लेकर आती है। ईसाईयत नामक बीमारी को लाकर वहाँ खड़ा करती है। वो पगड़ी भी बाँधते हैं, वो कड़ा भी पहनते हैं, वो कवच भी कुंडल पहनते हैं और फिर वो अपने घर के बाहर एक क्रॉस भी लगाते हैं। ऐसा भी लोगों का कहना है कि गुरुद्वारे जैसी आकृति में वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बाहर क्रॉस लगाकर वो उसमें ईसाईयत का प्रचार करते हैं। ईसाईयत का प्रचार करने के लिए वहाँ लंबा चलता रहता है। तो एक्चुअली जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं, जो वाक़ई में अभी हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं, जो वाक़ई में सही मायने में अपने आप को पंजाबी कहते हैं, पंजाब के लिए जीते मरते हैं, फ़ौज में भर्ती होते हैं, पंजाब में काम करते हैं, पंजाब के लिए ही सब काम करते हैं। वो एक बड़ी संख्या ऐसी है जो ये लगातार कहती है कि पंजाब में ये सिर्फ़ कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं, खालिस्तान नाम का कोई मूवमेंट नहीं है, ये तो ईसाईयत-तान का मूवमेंट है। अब लेकिन पंजाब की बड़ी आबादी कनाडा में है, कनाडा की कुछ बस्तियाँ तो ऐसी हैं जो खालिस्तान नाम के रोग से पीड़ित हो गई हैं, इसलिए वहाँ पर रहने वाले बड़े पंजाबी वर्ग लगातार ये कहता आया, वहाँ सांसद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं संसद में, वो भी लगातार ये बात कहते आए कि भई अगर जस्टिन ट्रूडो को इतना ही खालिस्तान पसंद है तो कनाडा के अंदर भी इसी प्रकार की बस्तियां हैं जो पंजाब से भी बड़ी-बड़ी हो सकती हैं, पंजाब की जनसंख्या की तरह भी हो सकती हैं, उनको ही खालिस्तान डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्यों हिंदुस्तान में खालिस्तान की वकालत करते हैं?
निज्जर की हत्या को लेकर जिस प्रकार जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और भारत ने उनकी जो प्रतिक्रिया की, वो प्रतिक्रिया अपने आप में बताने लायक है। और वो प्रतिक्रिया भारत ने क्या नहीं किया। G20 की बैठक के दौरान जस्टिन ट्रूडो का प्लेन खराब हो गया था, तो भारत का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति उनके होटल में मिलने नहीं गया। एक खबर जरूर दी गई थी कि एयर इंडिया के विमान से उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई खबर किसी प्रकार की देने या लेने कोई हमारे यहाँ का ऑफिशियल व्यक्ति नहीं गया। ऑफिशियल्स मतलब जो सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं, जो आईएएस लेवल के लोग रहते हैं, जो वहाँ का प्रशासन रहता है, वो तो उनसे मिलने गया उनके होटल, लेकिन भारत सरकार का कोई भी जबकि प्रधानमंत्री जी तो हमारे यारों के यार हैं, जिनसे दोस्ती करते हैं उससे भरपूर दोस्ती करते हैं और किसी भी हद तक निभाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो के लिए ये इक्वली ठीक नहीं था। ये भी बात ठीक है कि G20 का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा था, अब G20 का भी मालिक भारत नहीं है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर भी, यानी कि कनाडा को इग्नोर नहीं कर सकता था भारत। बिल्कुल वैसे ही जैसे G7 की बैठक में कनाडा भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भारत भी कनाडा को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पर्सनल तो है नहीं, हम तो होस्ट कर रहे थे, वैसे ही वो भी होस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि निज्जर के मामले में भारत को आड़े हाथों ले रहे थे, I-5 का सहारा ले रहे थे, उनका विरोध खूब सही से कनाडा के अंदर हो गया। खालिस्तानियों का सपोर्ट करते करते वो अपनी सीट खो बैठे और यहाँ तक कि वो अपने इतने मद में आ गए थे, अपने पिता की विरासत को जिस प्रकार उन्होंने पाया था, इतने मद में आ गए थे कि वो अमेरिका को भी आंख दिखाने लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप इधर बैठे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि वो ट्रेड वॉर सबसे पहले कनाडा के साथ खेलना शुरू करते हैं। और इसके अलावा कनाडा जो है वो हमारा 51वां राज्य बनेगा, जस्टिन ट्रूडो उसके हमारे प्रतिनिधि होंगे। ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप ने सामने रख दी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है फिर भी, लेकिन समाज में तो ऐसे ही चलता है, लोग मन तो वैसे ही बनाते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिन ट्रूडो को जाना ही था, क्योंकि भारत से संबंधों को लेकर और फिर डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों को लेकर जस्टिन ट्रूडो बहुत बुरे फंस चुके थे। इससे पहले भी वहाँ पर जो नेटिव इंडियंस की कॉलोनियाँ थीं, उन चर्चों में बहुत सारे कंकाल भी मिले थे। उन कंकाल भी जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर ही मिले थे और ये बताया जा रहा है कॉलोनियल टाइम पर ये वो लोग हैं जो नेटिव इंडियंस, यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको पढ़ने के लिए चर्चों में लाया जाता था और उनको मारकर गाड़ दिया जाता था। जो ईसाई बन गए तो ठीक है, नहीं ईसाई बन गए तो उनको मार दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रमाण के रूप में संसार के सामने आईं। फाइनली जस्टिन ट्रूडो को जाना ही था। प्रधानमंत्री मोदी जी से जिसने जिसने पंगा लिया, देखिए मैं वैश्विक नीति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शत्रुहंता योग भी होता है। उनकी कुंडली में जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत भयंकर शत्रुहंता योग है। मातहर मोहम्मद का इलस्ट्रेशन हमारे सामने है और जस्टिन ट्रूडो का इलस्ट्रेशन भी सामने है। इसके अलावा विश्व के जिन जिन कंट्रियों ने भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे मोदी जी के खिलाफत करने की कोशिश की, वो सब एक हाशिए को प्राप्त हुए और उसी का परिणाम जस्टिन ट्रूडो भी थे। अब जस्टिन ट्रूडो जिस प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, जिस प्रकार से वो जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम वर्ग उनके देश में रहता, उनको बढ़ावा दे रहे थे। अब G7 की यात्रा के दौरान मोदी जी के लिए बहुत सारे इस प्रकार के सरप्राइज फिर से कनाडा में तय किए जा रहे हैं। एक मुस्लिम ग्रुप जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का है, उन्होंने कहा हम पीसफुल यात्रा निकालेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्रियों को हम याद दिलाएंगे कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर की क्या है। उनको डेमोक्रेसी पाखाकुपट जम्मू कश्मीर की नहीं दिखती, पाकिस्तानी उनका स्वभाव है, उनकी पाखाकुपट जम्मू कश्मीर में नहीं दिखती। उनको हिंदुस्तान में जो हमारे पास बचा हुआ कश्मीर है उसमें दिखती है, उस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जहाँ हम प्रॉपर चुनाव करवाते हैं, वहाँ जहाँ हम सरकारें बनाते हैं, जहाँ पर प्रॉपरली सारे काम चलते हैं। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद जहाँ नॉमिनेशन किए जाते हैं वहाँ पर नहीं दिखता। और मज़े की बात यह है कि इस तरह के पीसफुल के नाम से ही प्रोटेस्ट क्यों ना किए जाएं, इसको कनाडा सरकार रोक नहीं रही। दूसरी बात, खालिस्तानियों के जो ग्रुप्स वहाँ पर हैं, जो ट्रूडो के पाले हुए कहे जा सकते हैं, वो भी
तमाम तरह की मार्च और यात्राएं निकालने की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो फिर खालिस्तानी कॉज के लिए काम करेंगे, खालिस्तान को अलग देश बनाने के लिए तमाम तरह के वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि खालिस्तान के लिए वो सब काम तो करेंगे, खालिस्तान का ये मूवमेंट या कुछ ऐसे 1500 लोगों को इकट्ठा करके प्रदर्शन तो किए जा सकते हैं, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है? केवल इतना सा कि वो न्यूज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना ये है कि कनाडा सरकार उस पर क्या कर रही है? कनाडा सरकार ने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? ये सैकड़ों जगहों पर जो निज्जर की हत्या का मामला है या फिर और चीज़ों को कॉज लेकर खालिस्तान के नाम से जो वहाँ पर प्रदर्शन होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान होने जा रहे हैं, उन पर अभी तक कनाडा सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और कनाडा सरकार ने उसको लेकर कोई न तो गाइडलाइन जारी की है अपने राज्यों को और न ही किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी की है। तो ये माना जाना चाहिए कि कनाडा सरकार उसमें इन्वॉल्व है और कनाडा सरकार उसमें इन्वॉल्व है, इतनी बात कह देने से भी काम मुझे लगता नहीं चलेगा। मेन मुद्दा ये है कि कनाडा के अंदर ये सब कुछ जो चल रहा है उसको रोकेगा कौन? भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो अपने आप में एक सुदृढ़ स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड वाइड, लेकिन कनाडा के एक प्रधानमंत्री की बलि अभी चढ़ चुकी है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जस्टिन ट्रूडो की। जस्टिन ट्रूडो की बलि तो चढ़ चुकी है। क्या अब नए प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं उनकी भी बलि चढ़ने का नंबर है? क्या उनकी भी बलि चढ़ेगी? सवाल बहुतेरे हैं और मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ वहाँ चल रहा है इसका परिणाम भी नए प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा। पर एक बात तो निश्चित है कि विश्व के बड़े नेता, मोदी जी जैसे बड़े नेताओं के पलके फावड़े बिछाकर जो लोग इस प्रकार के प्रदर्शन ही सही, लेकिन जो उनके लिए बैठे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि मोदी जी साइप्रस में गए तो भारतीय डायस्पोरा कैसे उनको इनवाइट कर रहा है। अभी वो क्रोएशिया जाने वाले हैं कनाडा के बाद, वहाँ डायस्पोरा कितना उत्साहित है, वो कितना प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं भारत का पासपोर्ट लेकर। ये पूरे विश्व में भारत के पासपोर्ट की जो धाक जमी है, भारत के इंडियन ओरिजिन लोगों को जो गर्व महसूस हुआ है, उसका कारण भारत की आज की उभरती अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला काम है। इसलिए मुझे लगता है कि कनाडा के मामले में कनाडा सरकार को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो ये सब कुछ क्या प्रायोजित तरीके से करवा रहे हैं? क्या वो वही रास्ता अपनाए हुए हैं जो ट्रूडो ने अपनाया है? क्या वो ट्रूडो के रास्ते से वंचकों को नहीं रोक सकते? और अगर नहीं रोक सकते तो ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी का जो ये योग है, जिसको मैं शत्रुहंता योग कहता हूँ, क्या शत्रुहंता योग अब नए प्रधानमंत्री को भी लपेटे में ले लेगा? बहुत सारे चीज़ें संभावित हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल इस समय साफ है कि इसके पीछे प्रायोजन कहीं कनाडा सरकार का तो नहीं है। इस पर हम सबको कमेंट करना चाहिए, हम सबको वार्ता करनी चाहिए, हम सबको उस पर अपने विचार भी रखने चाहिए। मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में ही सही, लेकिन अपने विचार रखिए, अपने उद्गार निकालिए ताकि संसार को मैसेज जाए। ये जो हमारे लेक्चर्स हैं, ये हमारा व्यूअरशिप कनाडा और अमेरिका में, भारत के बाद सबसे ज़्यादा कनाडा अमेरिका में पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर 10-20 हज़ार लोग भी देख लेंगे मुझे और ये पूरा लेक्चर सुनेंगे, तो उनके सामने आपका विचार भारत की तरफ से उनके सामने जाएगा और भारत का विचार अगर उनके मन में जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है उनको ये उस वर्ग को जो खालिस्तान के लिए कुछ न कुछ स्टेटमेंट देता रहता है, खालिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट देता रहता है, उनको भी एक बड़ा मैसेज जाएगा और लोगों को जो वहाँ प्रो हिंदुस्तान हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही देखना चाहते हैं, खालिस्तान नाम की कोई चीज़ जिनके ज़हन में आई ही नहीं, वो भी बड़े प्रसन्न होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।